एक गांव में विद्या नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता और पिता दोनों बड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम किया करते थे ताकि वो विद्या को अच्छी और उच्च शिक्षा दे सकें और उसका अच्छे से पालन पोषण कर सकें। उनका घर और खेत गांव से थोड़ी दूरी पर जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव से अलग होने के कारण स्कूल के बाद विद्या का कोई दोस्त नहीं था। उसके माता पिता हमेशा खेतों में काम करते रहते थे और विद्या स्कूल के बाद बहुत बोर हो जाया करती थी। एक दिन विद्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम गांव में घर लेकर नहीं रह सकते? देखो ना, यहाँ मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। विद्या की बात सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटी, तुम्हें सखी सहेलियों की क्या आवश्यकता है? देखो, पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है। ये फल, ये फूल, ये पेड़, ये पक्षी सभी तो तुम्हारे साथ हैं। तुम इनके साथ खेलो, इन्हें अपना दोस्त बनाओ। विद्या को अपने पिता की बात बहुत अच्छी लगी और वो स्कूल से आने के बाद रात होने तक घंटों पेड़ों के साथ खेला करती थी। अब उसकी अलग ही दुनिया थी। वो अपना हर दुख सुख पेड़ों के साथ बांटा करती थी, पक्षियों और पशुओं के साथ खेला करती थी। समय के साथ साथ विद्या बड़ी हो गई, लेकिन अब उसकी दुनिया सिर्फ पेड़, पक्षी और फल फूल ही थे। विद्या के बड़े हो जाने के बाद उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन विद्या की मौसी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई। अरे बिमला, मैं तो कहती हूँ अपनी बिटिया की शादी रमेश से कर दो। घर में सबसे छोटा है, 4 भाई हैं और जानती हो, चारों अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। ठीक है दीदी, मैं और विद्या के पिताजी कल ही जाकर बात करके आते हैं। अगले ही दिन विद्या के माता पिता लड़के वालों के घर जाते हैं और विद्या के रिश्ते की बात करते हैं। और ठीक 2 दिन बाद लड़के वाले विद्या के घर विद्या को देखने आते हैं। लड़के वालों को और लड़के को विद्या बहुत अच्छी लगती है। वे लोग शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जब लड़के वाले विद्या से हाँ के लिए पूछते हैं तो विद्या उनसे कहती है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मगर मैं अपने दोस्तों को यानी अपने पेड़ों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही है? हर लड़की का घर उसका ससुराल होता है। मायका छोड़कर आज नहीं तो कल जाना ही पड़ता है। मगर माँ, मैं तो आपकी इकलौती संतान हूँ ना। मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा? इन पेड़ों का क्या होगा? रमेश के और भी 3 भाई हैं। क्या रमेश हमारे साथ आकर नहीं रह सकते? विद्या और उनकी माँ की बातें सुनकर रमेश कहता है, विद्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम इस घर का बेटा भी हो और बेटी भी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओ तो सही। रमेश की बात सुनकर रमेश के पिता कहते हैं, अरे भाई, जब लड़का लड़की राजी तो हम कौन है बीच में बोलने वाले? चलो लाओ समधी जी, मुंह मीठा कराओ। और सब लोग खुशी से हंसने लगते हैं और विद्या रमेश को अपने दोस्तों से अपने पेड़ों से मिलवाने ले जाती है। रमेश सबसे मिलकर बहुत खुश होता है और वो दोनों शादी के बाद उन पेड़ों के बीच में एक सुंदर सा घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्यामपुर गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाकर बेचा करता था। वो लकड़ी से काफ़ी अच्छी वस्तुएं बनाया करता था। इससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसका काम सही चल रहा था। लेकिन एक साल काफ़ी बारिश हुई। बारिश होने के कारण पूरे जंगल में पानी भर गया और सारी लकड़ियां भी गीली हो गई, जिसके कारण मोहन का काम बिल्कुल ही बंद हो गया और उसकी कोई कमाई नहीं हुई। कुछ दिन तो जैसे तैसे उसने अपने पास बचे पैसों से गुजारा कर लिया, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म होने लगे थे। अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि उसका और उसके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता के मारे एक दिन वो चारपाई पर बैठा अपने आप से ही बातें कर रहा था। 1 महीना हो गया, ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक पैसा भी नहीं बचा है घर में। अब खेतों में जो सब्जियां उगाई थी वो भी सारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गई। हे भगवान, ये किन पापों की सजा दे रहे हो आप? पता नहीं ये कब ठीक होगा। अपने पिता की बातें सुनकर उसके पास आके कहता है, चिंता मत कीजिए पिताजी, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। बेटे की बात सुनकर मोहन उसे गले लगा लेता है
और दोनों सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात भर मोहन के बेटे बिट्टू को नींद नहीं आती और वो सोचता है और भगवान से प्रार्थना करता है। मेरे पापा बहुत दुखी हैं। वह पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं। काश इस बारिश में एक ऐसा पेड़ उगे जिसमें रोटियां उगती हों। अरे हाँ, उससे सभी गांव वालों को भोजन की कभी कमी भी नहीं होगी। भगवान से रोते रोते प्रार्थना करने के बाद बिट्टू भी सो जाता है। अगले दिन मोहन की जब नींद खुलती है, हे प्रभु, आज तो बारिश बंद हो जानी चाहिए, चलो बाहर चलकर देखता हूँ। मोहन घर से बाहर निकलकर देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी और धूप निकलने लगी थी। तभी मोहन का दोस्त रामू उसे चिल्लाते हुए बुलाता है, अरे मोहन, जल्दी आओ, भाई एक चमत्कार हो गया, आकर देखो। अरे क्या हो गया रामू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन भागता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि एक पेड़ पर रोटियां उगी हुई थी। वहां पर बाकी सभी गांव वाले भी जमा हो रखे थे। ये देखकर सभी हैरान हो रहे थे। अरे अरे अरे, ये क्या? रोटियों का पेड़? और उस पेड़ के आसपास के पेड़ों में तरह तरह की मिठाइयाँ और फल फ्रूट लगे हुए थे। हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है, कभी तो पानी ही पानी और कभी पेड़ों पर रोटी और मिठाइयाँ। तभी मोहन का बेटा बिट्टू दौड़ा दौड़ा वहाँ आता है और अपने पिता से कहता है, मैंने कहा था ना पिताजी, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। और अब सभी गांव वाले उन पेड़ों से रोटियां और मिठाइयां तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन वे लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें रोटियों की कोई चिंता नहीं थी। उनके पास जादुई रोटियों वाला पेड़ जो था। और बिट्टू हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है। एक समय की बात है, एक गांव में कुसुम नाम की औरत अपने पति कमल के साथ रहा करती थी। वे दोनों एक ठेले पर गांव में मैगी बनाकर बेचा करते थे। वे तरह तरह की स्वादिष्ट मैगी बनाया करते थे। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी वहां पर आकर मैगी खाया करते थे। स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के बाद सभी बच्चे वहां पर आकर मैगी खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका काम कम होने लगा क्योंकि सभी लोग एक ही तरह की मैगी खाकर बोर हो चुके थे। ये देखकर कुसुम को बहुत चिंता होने लगी। वो अपने पति कमल से कहती है, कमल, हमें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा है। इससे पहले कि हम फिर से गरीब हो जाएं, हमें कोई ना कोई मैगी बनाने का नया तरीका सोचना ही होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो कुसुम, मैं आज शहर जा रहा हूँ। वहाँ देखता हूँ कि कोई ना कोई नया तरीका मैगी बनाने का ज़रूर आया होगा। मैं वो देखकर और सीख कर आऊँगा और देखना, हमारा धंधा जरूर आगे बढ़ेगा। कमल शहर चला जाता है और वो शहर भर में घूमकर अलग अलग दुकानों पर मैगी के तरीके देखने लगता है। लेकिन वो देखकर खुश नहीं होता क्योंकि जितनी तरह की मैगी उसने शहर में देखी थी वो खुद ही बना लेते थे। कमल थक हार कर एक चाय की दुकान पर चाय पीने लगता है। अचानक उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो अपनी माँ से कुछ कह रहा था। मम्मा, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे अभी चॉकलेट खानी है, अभी चॉकलेट खानी है। बच्चे की ये बात सुनकर कमल के मन में एक आइडिया आता है। वो उसी वक्त एक दुकान पर जाता है और खूब सारी चॉकलेट खरीद लेता है और घर वापस आ जाता है। इतनी सारी चॉकलेट देखकर कुसुम हैरान हो जाती है। अरे, आप इतनी सारी चॉकलेट क्यों ले आए हो? कोई ऐसी खुशी वाली बात तो है नहीं। क्या करोगे इन सब का? भाई देखो कुसुम, हर बच्चे को चॉकलेट खाना अच्छा लगता है और क्यों ना हम बच्चों के लिए चॉकलेट वाली मैगी बनाएं। आज तक गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी किसी ने चॉकलेट वाली मैगी नहीं बनाई होगी। क्या कहा? चॉकलेट वाली मैगी? ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन कमल और कुसुम चॉकलेट वाली मैगी बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी चॉकलेट वाली मैगी की खुशबू से सभी बच्चे वहाँ खींचे चले जाते हैं और बड़े स्वाद से चॉकलेट वाली मैगी खाने लगते हैं। चॉकलेट वाली मैगी की खुशबू से बच्चे तो बच्चे, गांव वाले भी वहाँ खींचे चले जाते हैं। और एक गांव वाला कमल से पूछता है, अरे भाई कमल, ये क्या नई चीज़ बना रहे हो? भैया ये चॉकलेट वाली मैगी है, एक बार खाकर तो देखो।
अच्छा ठीक है भाई, 1 प्लेट दे दो। सभी गांव वालों और बच्चों को उसकी चॉकलेट वाली मैगी बहुत स्वादिष्ट लगती है और उसकी सभी तारीफ करते हैं। उसकी तारीफ सुनकर आसपास के गांवों से भी लोग चॉकलेट वाली मैगी खाने आने लगते हैं। उनका धंधा खूब अच्छा चलने लगता है और कमल और कुसुम चॉकलेट के मैगी वाले के नाम से फेमस हो जाते हैं और अच्छी कमाई होने के कारण दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।